हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। एक सेल के बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है जो कि एक तरह का नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होता है। एंड ये सेल वॉल फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई और प्लांट्स के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर कवरिंग होती है। तो बेसिकली सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? प्लांट्स में और फंजाई में। जैसे आपने पढ़ा है सेल वॉल एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल यहाँ पे क्यों ज़रूरत है। सेल वॉल न केवल शेप देती है सेल को, शेप तो देती ही देती है, ठीक है, उसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी देती है। सेल वॉल शेप के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करती है। किसको प्रोटेक्ट करेगी? सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन भी देगी। अब इसे प्रोटेक्शन किससे चाहिए? फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, फ्रॉम जो मैकेनिकल डैमेज आ सकता है या इन्फेक्शन आ सकता है, उससे सेल वॉल ही बचाती है सेल को, मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। एंड व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में भी मिलेगी, प्लांट में भी मिलेगी, लेकिन सेल वॉल प्लांट्स में मिलेगी बट एनिमल में नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई काम है इसका? एक तो शेप दिया सेल को, प्रोटेक्शन भी दे रही है, उसके अलावा ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आ गया सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब एक सेल से दूसरी सेल का क्या कॉन्टैक्ट है, क्या कनेक्शन है, उनके बीच में कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे, पास होंगे और कौन से नहीं जाएंगे, ठीक है। उनके लिए बैरियर कि कौन सा मॉलिक्यूल पास ना हो सके, उसके लिए बैरियर भी प्रोवाइड कराती है सेल वॉल। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है सेल वॉल, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड बैरियर्स टू अनडिजायरेबल। अब जाहिर सी बात है, बैरियर अगर लगा रही है तो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए ही लगा रही होगी। और यहाँ पे भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको एक सेल से दूसरी सेल की तरफ पास नहीं होने देती है, उसके लिए बैरियर्स भी बनती है एक तरह से, ठीक है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं एल्गी के बारे में। यहाँ पे केवल एल्गी की सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है, क्वेश्चन नंबर 1 किसकी बनी होती है? सो मेड ऑफ सेलुलोज, प्लांट की भी सेलुलोज की बनी थी, ठीक है। तो यहाँ भी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स। बेसिकली कितनी चीजें मिली हमें? 4 चीजें मिली एल्गी के बारे में। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और मिनरल्स की बनी होती है। अब बात जब मिनरल्स की आई है तो कौन से मिनरल्स बेसिकली होगा यहाँ पे? स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स, मिनरल्स में कौन सा मिनरल? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि बाकी हम प्लांट्स के बारे में बात कर लें, प्लांट्स अदर देन एल्गी की बात, एल्गी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा जो प्लांट्स रहेंगे उनके पास सेलुलोज तो होगा, सेलुलोज तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है? सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे हेमी सेलुलोज केमिकल भी पाया जाएगा, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, पेक्टिन के साथ साथ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये 4 बेसिक थिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं, ये 4 बेसिक थिंग्स
एल्गी वाले में मिल रही हैं, ठीक है, राइट। तो इनका कंपोजिशन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सेल वॉल के बारे में एक और अलग स्पेशल बात है कि जब सेल वॉल को शॉर्ट में CW लिख देते हैं, ठीक है। सेल वॉल किसी भी यंग प्लांट सेल की अगर हम लें तो उसमें जो प्राइमरी वॉल बनती है, 1 डिग्री वाली वॉल बोलते हैं जिसे, प्राइमरी वॉल जो होती है दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ करती है, ठीक है, ये ग्रो करती है। ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, CW मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, यहाँ पे लिख देते हैं यंग प्लांट सेल की बात हो रही है, यंग प्लांट सेल की बात हो रही है, उसकी प्राइमरी वॉल ग्रोथ करती है और ये धीरे 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 मैच्योर कर जाएगी। भाई ग्रो कर रही है तो फिर मैच्योर भी करेगी, है ना। एंड उसके बाद फिर ये सेकेंडरी वॉल बना लेती है। तो आफ्टर मैच्योरेशन ये सेकेंडरी 2 डिग्री बना लेगी। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो सेल के अंदर की तरफ बनती है, यानी इनर साइड की तरफ बनेगी, सेल के इनर साइड की तरफ बनती है। ये कहाँ बनती है? इनर साइड में बनेगी, फॉर्म होगी। या फिर ये कह सकते हैं टूवार्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, इनर साइड मतलब मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें प्राइमरी वॉल जो है वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, ग्रो कर जाएगी। ग्रो करने के बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू कर देती है, ग्रेजुअली डिमिनिश करती है। कैसे? क्योंकि सेल मैच्योर हो रही होती है। तो सेल जब मैच्योर होती है, सेल यहाँ पे मैच्योर हो रही है, फिर सेकेंडरी वॉल बन जाती है। और सेकेंडरी वॉल किस साइड में बनेगी ये याद रखना है, इनर साइड या आउटर साइड। तो यहाँ पे आंसर आएगा इनर साइड या फिर टूवार्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ। तो वैसे लिख सकते हैं टूवार्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना आ गया। अब सेल वॉल में एक दो पॉइंट्स और हैं स्पेशली, वो भी देख लेते हैं, तो फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है मिडिल लैमिला के बारे में। मिडिल लैमिला ये एक लेयर होती है। मिडिल लैमिला इज व्हाट? इट इज ए लेयर। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की। कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर का नाम है मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला करती क्या है? जैसे फेविकोल होता है या कोई ग्लू होता है, वो एक दो चीज़ों को आपस में जोड़ सकता है ना। वैसे ही ये क्या करती है? इट होल्ड्स, पकड़ती है, या फिर ये कहें कि ग्लू करती है, यानी चिपकाती है। किसे चिपकाती है? द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, अलग अलग पड़ोस वाली जो सेल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ती है। जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, इन दोनों को आपस में चिपका देगी, ठीक है। ऐसे ढेर सारी सेल्स को आपस में चिपका देगी। तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा? मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला क्या करता है? ग्लू करता है। ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। अब एक लास्ट स्पेशल पॉइंट ये है कि सेल वॉल एंड मिडल लैमिला, मिडल मतलब बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको नाम मिडल लैमिला दिया गया। सेल वॉल एंड मिडल लैमिला मे बी traversed by प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का यहाँ पे क्या काम आ गया। देखो, सेल वॉल और मिडिल लैमिला को प्लाज्मोडेस्माटा ट्रेवर्स कर सकता है, ठीक है। एंड ये क्या करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल को। क्यों ट्रेवर्स कर पा रहा था? बिकॉज मिडिल लैमिला तो सेल्स को जोड़ रही थी और प्लाज्मोडेस्माटा उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो दोनों पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। मिडिल लैमिला इज ए लेयर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एंड सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला दोनों टुगेदर मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा
विच कनेक्ट्स, पे से लिख देते हैं, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सा सेल वॉल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो जब भी कभी अगर हम फंक्शंस की बात करें, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, है ना। तो हर ऑर्गन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक, हर ऑर्गन का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग फंक्शन होगा, लेकिन उनमें से कुछ को हम अगर एक साथ उठा के रख दें तो उन्हें एक साथ हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों सिस्टम बोल सकते हैं? बिकॉज जैसे मान लो 4 ऑर्गन इसके अंदर हैं, ए बी सी और डी। अब ये ए बी सी डी, ये चारों ऑर्गन्स मिलके एक साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये चारों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सिस्टम को, कि ए ने बी तक कुछ पहुंचाया, बी ने सी तक फिर कुछ किया, सी ने डी तक कुछ किया, तब जाके कंप्लीट काम हो पाया। एक अकेला पूरे काम को नहीं कर पा रहा, 4 लोग मिलके एक ही काम को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो उन्हें हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स के ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले ऑर्गेनल्स रखे क्यों होंगे? बिकॉज उनके फंक्शंस, देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। जिनको भी रखा गया है उन्हें क्यों रखा गया? क्योंकि उनके फंक्शंस कैसे थे? कोऑर्डिनेटेड थे। अब बात कर लें किसे किसे रखा गया इसमें। देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 पे आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। नंबर 3 पे आता है लाइसोसोम। नंबर 4 वैक्यूल्स। ठीक है, बस इतना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, इन चारों ऑर्गेनल्स का काम एक साथ होता है, यानी कि चारों कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, और एक और ऑर्गेनल है जैसे कि पेरोक्सीसोम बोलते हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स की, तो इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं इन चारों के साथ। ठीक है, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं माना गया है। तो हमें केवल बेसिकली तो एक ही पॉइंट याद रखना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, बाकी इन्हें ये क्यों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखे गए हैं? क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं। वैसे तो हर ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन ये चारों कोऑर्डिनेटेड वे में भी फंक्शन करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। अब एक एक करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे ईआर के बारे में, फिर गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गेनल्स आएंगे लाइक लाइसोसोम, है ना, वैक्यूल। तो पहले तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले चारों पढ़ लेंगे, फिर जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया और पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइबोसोम आएगा, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हमें आगे पढ़नी है, जो कि छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, कंटेंट इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।